हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में पढ़ने वाले इलेक्ट्रीशियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यदि बात करें ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये आपका 3 फेज फ्रेंड मोटर से मैंने क्वेश्चन कवर किया है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया और कहा जा रहा है कि को एक घूर्णी परिणामित्र मतलब कि ट्रांसफार्मर माना जाता है। ए ऑप्शन दिष्ट धारा श्रेणी मोटर, बी ऑप्शन दिष्ट धारा शंट मोटर, सी ऑप्शन प्रेरण मोटर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंडक्शन मोटर होता है जिसको प्रेरण मोटर बोला जाता है वो एक ऐसा मोटर होता है जिसका कार्य प्रणाली जो होता है वो ट्रांसफार्मर ही जैसा होता है। लेकिन यदि अंतर की बात करें कि इसमें अंतर क्या होता है तो इसमें बस इतना ही अंतर होता है कि प्रेरण मोटर का जो घूर्णी भाग होता है वो जुड़ा होता है और घूर्णन करता है, लेकिन प्रेरण मोटर भी ट्रांसफार्मर की तरह ही शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि स्टेटर फ्रेम अर्थात योक का प्रयोग प्रेरण मोटर में किया जाता है। ये किस में किया जाता है? ए ऑप्शन संपूर्ण मशीन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बी ऑप्शन आर्मेचर से हवा लाने के लिए, सी ऑप्शन फ्लक्स का रास्ता पूरा करने के लिए और डी ऑप्शन है संपूर्ण आर्मेचर का बाध्य रखने के लिए। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो योक होता है उसका कार्य होता है मशीन के अंदर चुंबकीय जो परिपथ होता है अर्थात फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना, इसका मेन कार्य यही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 5 हार्स पावर तक की छोटी मोटर सामान्यतः कितने ब्रशों की होती है? जो कि इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 2, 4, 6, 8, लेकिन इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 2 पोल्स। क्यों? क्योंकि देखिए छोटी साइज की जो मोटर होती है उनकी जो गति होती है वो अधिक होती है, जिससे क्या होता है, जिससे उनके जो ध्रुव होते हैं उनकी संख्या कम होती है, और छोटी मोटर जो होती है वो लगभग 2 पोल की ही होती है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रेरण मोटर की कार्यविधि किस पर आधारित है? ए ऑप्शन लेंज का नियम, बी ऑप्शन धारा का नियम, सी ऑप्शन पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत और डी ऑप्शन है स्वतः प्रेरण के सिद्धांत। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो प्रेरण मोटर होता है उसका कार्यविधि जो होता है वो स्वतः प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और जितने भी प्रेरण मोटर जो होते हैं वो श्रेण प्रदन के ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये मोटर शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? ये तो सभी को आना चाहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए कि ये जो बनाया जाता है फॉस्फर ब्रांच का बनाया जाता है। मतलब कि प्रेरण मोटर की जो स्लिप रिंग होती है वो कॉपर की भी बनाई जाती है और फॉस्फर ब्रांच की भी बनाई जाती है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन आपसे कोई पूछ दिया जाए कि ये क्यों बनाई जाती है फॉस्फर ब्रांच का ही, क्यों नहीं किसी अन्य पदार्थ के बनाई जाती है, तो आप कहेंगे क्योंकि ये इसमें जो होती है इसकी चालकता क्या होती है, उच्च होती है, और उच्च होने के साथ साथ इसमें प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और ये कम ताप गुणांक वाले पदार्थ भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रेरण मोटर होता है ये किस प्रकार का होता है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया स्वतः शुरुआत और शून्य बलागुण, बी ऑप्शन है स्वतः शुरुआत और उच्च बलागुण, सी ऑप्शन है स्वतः शुरुआत और निम्न बलागुण, और डी ऑप्शन है बिना स्वतः शुरुआत। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, स्वतः शुरुआत और निम्न बलागुण। कहने का मतलब ये है कि जिस मोटर में घूर्णन जो होगा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जो मोटर होता है वो क्या होता है, स्वतः शुरुआत होता है, मतलब कि सेल्फ स्टार्ट होता है। जैसे कि यदि बात करें तो देखिए 2 फेज और जो 3 फेज मोटर होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतः शुरुआत होते हैं, मतलब कि सेल्फ का स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रेरण प्रारूपी एकल कला ऊर्जा मापी विद्युत ऊर्जा को मापता है। ए ऑप्शन किलोवाट में, बी ऑप्शन वाट घंटा में, सी ऑप्शन किलोवाट घंटा और डी ऑप्शन है VAR में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट घंटा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेरण प्रारूपी एकल कला जो ऊर्जा मापी होता है, जिसको एनर्जी मीटर बोला जाता है, उसमें विद्युत ऊर्जा को जो किलोवाट में मापा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा मापी जो होता है वाट घंटा या उसको किलोवाट घंटा अर्थात kWh में होता है। तो घरेलू और जो औद्योगिक संस्थान होते हैं उसमें प्रत्यावर्ती प्रणाली में विद्युत ऊर्जा मापने के लिए इसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, इसमें एकदम सिंपल मतलब सामान्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर किलोवाट घंटा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल कला प्रेरण मोटर जो 50 हर्ट्ज और 1500 RPM पर चल रही है उसकी पोलों की संख्या क्या होगी। तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इसमें पोलों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी दे दिया गया और यहाँ पर आपका n का मान दे दिया गया। तो p का मान हमको निकालना है। तो हमारा p बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे, p का मान इस तरह आप निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप सूत्र के अनुसार भी निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं। f बराबर NP/120 से। तो NP का मान कितना दिया गया, n का मान हमको मालूम है लेकिन p का मान हमें मालूम नहीं है। तो ये जो p है इसका मान हमको निकालना है। तो इसी सूत्र पे हम रख लेते हैं। तो f का मान 50 दिया गया तो 50 रख देंगे। उसके बाद n का मान यहाँ पर 1500 दिया गया तो हम 1500 कर देंगे, बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा 120 सूत्र के अनुसार। और यहाँ पर साथियों आपका जो पूछा गया है कि इसमें पोलों की संख्या कितना है, तो 1500 गुणे आपका n कर देंगे क्योंकि हमको p कर देंगे क्योंकि पोलों की संख्या हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 गुणे 1500 गुणे p/120। तो अब ये साथियों क्या हो जाएगा, नीचे 120 है तो 50 15 एक आपका चले जाएगा तो ये आपका 15 कट जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा साथियों की तरह इस तरह आप कर लीजिए, आसान हो जाएगा। तो ये आपका जो आएगा जब इसको आप करेंगे तो p बराबर आपका निकल गया 75 करेंगे तो p बराबर आपका 5 गुणे 12/15 आ जाएगा। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल लीजिए तो ये आपका p बराबर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 आपको देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर की ध्रुवों की संख्या क्या होगी जब मोटर की गति 600 RPM और आपूर्ति आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये भी आपका जो सवाल है उसी प्रकार है। सबसे पहले आपको यहाँ पर p का मान निकालना है। तो n बराबर 120 f/p से निकालिए। तो देखिए n का मान इसमें 600 दिया गया तो आपका हो जाएगा n बराबर 120, मतलब कि n बराबर आपका ये आपका 600 दे दिया गया है। तो 600 और सूत्र के अनुसार 120 रहेगा। और यहाँ पर f का मान हमारा कितना देंगे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया गया तो गुणे 50 कर देंगे, बटे यहाँ पर आपका आ जाएगा p का मान। तो जो कि p का मान हमसे इसमें पूछा गया तो सिंपली हम नीचे क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। अब इसको इधर लेके आइए 75 कीजिए। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणे 50 अपान क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब इसको करके देखिए कितना आता है, तो 120 गुणे 50 अपान 600 करेंगे तो p बराबर आपका 10 पोल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा मोटर स्वतः चालक नहीं है। जैसे कि ए ऑप्शन स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर, बी ऑप्शन कुंडलित रूड रोटर प्रेरण मोटर और सी ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, डी ऑप्शन है दृष्टि धारा श्रेणी मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी तुल्यकालिक मोटर, जिसको सिंक्रोनस मोटर भी बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मोटर होता है ये स्वतः स्टार्ट नहीं होता है, तुल्यकालिक मोटर। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक गति पर प्रेरण मोटर के स्लिप का मान होगा। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन अनंत, सी ऑप्शन इकाई, डी ऑप्शन निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0, क्योंकि तुल्यकालिक गति पर जो प्रेरण मोटर का जो स्लिप होता है उसका मान 0 होगा। इसीलिए स्लिप प्रतिशत का आप सूत्र से आप निकालेंगे तो एस बराबर आपका क्या हो जाता है, NS माइनस NR अपान NS हो जाता है। तो आप S बराबर NS माइनस NS अपान NS से करेंगे तो NS बराबर NR जो अभी आपको मैंने बताया तो उस तरह आप निकालेंगे तो NS बराबर 0 और S बराबर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को ही हम स्लिप बोलते हैं, और यहाँ पर स्लिप आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि परिवर्तक अर्थात स्टार्टर को प्रयोग होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, सभी को मालूम होना चाहिए कि मोटर के शुरुआती समय में विरोधी विद्युत वाहक बल बहुत ही कम होता है, इसीलिए मोटर अधिक धारा लेती है और इस धारा का मान जो होता है वो पूर्ण धारा के मान से 2 से 7 गुना अधिक होता है, जिससे क्या होता है, जिससे मोटर के जलने का खतरा बना रहता है। तो इसी कारण धारा के मान को कम करने के लिए परिवर्तक अर्थात स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि मोटर के द्वारा उत्पन्न किया गया बल्लागुण आपूर्ति वोल्टेज के साथ बदलता है, जो कि मतलब वोल्टेज के साथ क्या बदलता है। देखिए साथियों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने एक सूत्र देखा होगा T प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, वही सेम है। कहने का मतलब ये है साथियों कि जो इसमें आपका होता है, जो यहाँ पर C दिया गया V स्क्वायर, ये आपका C दिया गया V स्क्वायर, ये आप पर V2 लिखा गया लेकिन ये V स्क्वायर रहेगा, तो यही आपका सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि सामान्यतः टर्बो जनित्र में कितने ध्रुवों की संख्या होती है। देखिए, टर्बो जनित्र में जो ध्रुवों की संख्या होती है 2 होती है। कहने का मतलब ये कि टर्बो जनित्र में यदि पूछ दिया जाए कितने ध्रुवों की संख्या होती है तो 2 होती है, क्योंकि टर्बो जो जनित्र होता है ये क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल प्रकार का जनित्र होता है, जिसका व्यास जो होता है कम होता है और जो एक्सियल लंबाई होते हैं वो अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।